आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज डॉक्टर शशि थरूर लोकसभा सांसद चंडीगढ़ पहुंचे। यहां वे देश के अहम मुद्दों पर पत्रकारों के साथ बात करने पहुंचे थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की के साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो पेश है चंडीगढ़ से हमारे पत्रकार विनोद कुमार तुषावर की चंडीगढ़ प्रेस क्लब से यह विशेष कवरेज सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप तमाम मीडिया के साथियों का, वीडियो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट और तमाम पत्रकार साथियों का मैं अमरीश रंजन पांडे चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान हमारे बीच हैं। यूएन से लेकर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अपनी एक खास नाम बनाने वाले पंडित नेहरू के ग्रेट एडमायरर डॉक्टर शशि थरूर साहब, साथ में हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट सीएम रहे, गांधीयन फिलॉसफी को जीने वाले और हमेशा जब भी जरूरत पड़ी तो संगठनों को गांधीयन फिलॉसफी सिखाने वाले हमारे बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब। आप दोनों डिग्निटरी को मैं पंडित नेहरू के बसाए हुए इस खूबसूरत शहर, खासतौर पर आज पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि है तो इसी दिन संयोग भी अच्छा है, तो आप दोनों डिग्निटरी का मैं चंडीगढ़ की इस खूबसूरत शहर में स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा डॉक्टर थरूर साहब, फिर आदरणीय भूपेश बघेल साहब बोलेंगे, उसके बाद आप लोगों का सवाल लिया जाएगा एकदम शांति से भी, इक्वल टाइम से बोलिए। धन्यवाद पांडे जी, नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भूपेश बघेल साहब के साथ आप लोग से मिल सके और बात भी कर सके। हम दोनों इस बार उम्मीदवार रहे हमारे राज्य में, दोनों के वोटिंग 26 अप्रैल को, उसके बाद दोनों प्रचार पे लगे हुए इंडिया अलायंस के लिए और कांग्रेस पार्टी। और जो कुछ हमने देखा, हमें बहुत आत्मविश्वास है कि 4 जून को सरकार बदलने वाली और बदलाव का वक्त आए हैं जनता की मन में। अब पे तो लोकतंत्र में जनता ही तय करे, पता नहीं कि 1 जून के बाद एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे, मैं उनको सुनने वाला नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे देश में जो लोग पोस्टर्स को कहते हैं, जो लोग असली रूप में करते हैं, वो शायद अलग हो सकता है। लेकिन जून 4 को जब आप निकलेंगे, मेरे ख्याल में हमारे इंडिया गठबंधन के लोग बहुत संतुष्ट रहेंगे और आप लोग को सरकार में बहुत बदलाव देख सकते हैं। मैं आज ये सब कह रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत की 60वां एनिवर्सरी, 60th एनिवर्सरी। उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो किए हैं हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज मैं आज अंडरलाइन करना चाहूंगा, his contributions to creating and building up our democracy। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजें we take for granted, ये सब रहे, but in fact it was not so। In 1947 we got independence amidst the trauma of partition, with 1 million people killed, 30 million people displaced. The country was in a complete tragedy, flames of partition and communal violence. And many people said that maybe the only solution is dictatorship in order to control this disastrous situation and move forward. Nehruji refused. He said, no, we believe in democracy, we will fight for India's democracy. Even though a year later, Mahatma Gandhi was assassinated, 2 years later, Sardar Patel passed away, there was no one to challenge Jawaharlal Nehru. He could have taken the country in a very different direction. But he chose instead to stress the importance of our democracy, to give importance to democratic institutions that were just being born and being nurtured, obliging his cabinet to attend every day of parliament, attending himself, giving importance to the opposition out of proportion to its numbers,
showing respect and deference to the president and vice president to show people that institutions matter more than individuals. He was somebody who showed chief ministers the respect due to their positions, wrote every month explaining and defending his policies with them. He was somebody who said that democracy has to be instilled and encouraged in the people of India. I remember in one speech once he said, when he heard them chanting Bharat Mata ki Jai, he said, आपके मन में भारत माता कौन है? और लोग जवाब देने में आसान नहीं लगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, देखिए भारत माता आप ही, भारत की जनता है। आप तय करते हैं इस देश का भविष्य क्या होना चाहिए। यह है लोकतंत्र असली बात। तो इस महान व्यक्ति हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जो लेगेसी, जो विरासत हमको दिए हैं, ये कभी भूल नहीं जाना चाहिए। इससे मैं ये भी कहना चाहता था कि of all the very many things in our country, मैं गर्व से कहता हूँ कि अगर एक चाय वाला हमारा देश का, it is because of the democratic institutions and values laid down, instilled by our first Prime Minister over 17 years. तो यही मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क्स में कहना चाहता था। मेरे ख्याल में बघेल साहब और मैं हमारे अनुभव के बारे में, हम जो कुछ देखा है उसके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकेंगे आपको, लेकिन मैं वहां रुकना चाहता हूं अभी के लिए। आपके प्रश्न के लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। विषय कुछ बोले। आदरणीय शशि थरूर जी, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय लक्ष्मी जी और सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। 7वीं पुण्यतिथि पर नेहरू जी को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और ऐसे समय में जैसे कि थरूर जी ने बताया कि जब हम चुनाव के अंतिम चरण में हैं और जो लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, और पूरे देश की जनता पर हमें पूरा विश्वास है कि अब प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। ऐसे में कोई व्यक्ति तानाशाह बनने के रास्ते पर है, उसे रोकने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। चाहे वो दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, सभी क्षेत्रों में एक बात है कि परिवर्तन होना चाहिए। कि मौजूदा सरकार से सब लोग उठ चुके हैं। 10 साल तक के केवल सद्भाव दिखाया गया। पहले मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिया है, मुझे 60 महीने दे। उसके बाद आपको याद होगा जब नोटबंदी लागू की तो उन्होंने कहा मुझे 50 दिन दे। फिर जब कोरोना आया तो उन्होंने केवल 21 दिन मांगा, लेकिन देश की जनता ने देखा कि ये केवल सद्भाव दिखाते हैं और होता कुछ नहीं है। पहले जब आए, आज मैं एक कार्टून देख रहा था, तो पहले 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे सेवक समझिए। फिर 2019 आया तो उन्होंने कहा मुझे चौकीदार समझिए। और अभी तो आपने देखा कि बनारस में गंगा में नौका विहार करते हुए उन्होंने कहा मुझे हो सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया हो, लेकिन मुझे परमात्मा ने दिया है। तो अब वो भगवान बन गए हैं। अब वो कह रहे हैं मुझे भगवान समझ। इस 10 साल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार से मोदी और मोदी की सरकार, उसकी पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाते हुए जो कार्य किए हैं, उसे चंडीगढ़ के लोग कैसे भूल सकते हैं। यहाँ जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई वो आप सब गवाह हैं। कि मेयर के जब चुनाव हुआ तो किस प्रकार से उसके ही पार्टी के व्यक्ति ने चुने हुए प्रतिनिधि के वोट को उन्होंने किस प्रकार से रास किया, उसको पूरा देश ने देखा है। तो आज आवश्यकता यही है कि लोकतंत्र
बचाने के लिए पूरा देश प्रतिबद्ध है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, संविधान बचाने वाले एक साथ एकजुट दिखेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सवाल लेने से पहले मैं अपने एक बड़े भाई जो हिमाचल प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है अनिरुद्ध सिंह साहब भी कहाँ हैं, तो ये मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। अब आप सवाल बारी बारी से पूछ सकते हैं। शशि जी, मैं उमेश हूँ न्यूज़ 18 से। इस बार के चुनाव जो है संविधान बदलने की बात मेरे ख्याल में अगर आपके साथ एक माइक जरा बेहतर होगी। हेलो, मैं उमेश हूँ न्यूज़ 18 से। इस बार के जो चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा अगर बीजेपी आई, और इसके अलावा तानाशाही, ये तमाम मुद्दे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में सिर्फ यही 2 बड़े मुद्दे हैं या और भी कई इश्यूज हैं? क्या बेरोजगारी, महंगाई तो चलो एक हमेशा से हम एक दूसरे पर पार्टियां लगाती हैं, फिर उनके स्पोक्स पर्सन आपस में डिबेट करते हैं आंकड़ों के साथ, तो ये तो रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या यही है कि संविधान बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू? ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। संविधान बदलने की बात क्योंकि उन्होंने कहा था 400 पार चाहिए। 400 पार क्यों? 3-4 उम्मीदवार उनके भाषण में बोल रहे थे कि हमको संविधान को बदलना है, इसके हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो इस किस्म की बातें के लिए जवाब बात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। संविधान एक साथ लेके जाके बहुत बड़ी मेजॉरिटी से सारे पार्टीज की सहमति से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो चुका था। इस बार ये लोग 400 मांग रहे क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ऐसे बदलना चाहते हैं जैसे कि कोई और उनके साथ सहमत ना हो, लेकिन फिर भी उनको कर सके। और इसलिए हम ये दिखाना चाहता हूं, क्योंकि भूल जाइए मत कि संविधान का जो स्पिरिट है उसकी तो वायलेशन हो चुकी है इस 10 साल। जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हमारे संविधान में लिखा हुआ है, सारे की ऑटोनॉमी फॉलो आउट कर दिया। इंफॉर्मेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीएजी, जो भी आप देख लीजिए, सारे पे सरकार के दबाव आप देख सकते हैं। फिर जो इंस्टीट्यूशन सरकार के अंदर है, जैसे कि सीबीआई, ईडी, आईटी, इकोनॉमिक, सारे को वेपनाइज के आयुध बना दिए लोगों को हैरेस करने के लिए, विपक्ष के लोगों को। और अगर कभी भी कोई नॉन विपक्षी व्यक्ति आ गया, वो होगा कोई जो विपक्ष को मदद देने के लिए कोशिश की है या सरकार के हित के खिलाफ बोल गए। मेरे ख्याल में कई जर्नलिस्ट को भी अनुभव हुआ कि वो लोग कुछ कहें सरकार के खिलाफ और जर्नलिस्ट को भी आईटी का विजिट आता है। तो आप लोग को पता है कि जब संविधान का स्पिरिट इसने इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है, तो जब मौका मिलेगा संविधान को ही बदल देंगे। जब हमारे देश में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट, जो हमारे संविधान में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठा, पार्लियामेंट अभी एक नोटिस बोर्ड बन गया सरकार के सारे डिसीजंस के लिए। जो तय करने वाली चीजें स्टैंडिंग कमिटीज को भेजा जाता था, यूपीए सरकार ने 84% सारे बिल्स को पहले कमिटीज को भेज के जनता, सारे सांसदों को चर्चा करके उनके रिकमेंडेशन सुनने के बाद बिल लेके आते थे पार्लियामेंट को। भाजपा सरकार सिर्फ 16% बिल्स को कमिटीज को भेजे। मतलब उनको पार्लियामेंट की जरूरत है। वो चाहते हैं कि वैसे पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप हो जाए, जो भी मोदी जी और उनकी सरकार तय करेंगे कि बहुमत है उसको पास करेंगे। तो इस किस्म के राजनीति हमारे लोकतंत्र का विरुद्ध है। और हमें ये जनता को बोलना चाहिए कि जो ये लोग कर रहे हैं, कल संविधान को बदल के और भी कर सकते हैं, या आरक्षण को बदल ले, कुछ और चीजें करें। अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि आपकी मजहब जो भी हो, आपकी जाति जो भी हो, आप जो भी भाषा बोलती है, कौन सी राज्य से नहीं, ये सब बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आप अगर भारतीय नागरिक हो तो आपको पूरा एक ही अधिकार से देश में जीना चाहिए। लेकिन इस रूलिंग पार्टी का नारा क्या है? हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुस्तान। वो दूसरों को इतना पसंद नहीं करते हैं। और हमने अभी इस चुनाव के प्रचार में क्या क्या सुने हैं कुछ समुदाय के खिलाफ। ये ठीक है, एक प्रधानमंत्री के मुंह से बोलने वाले लफ्ज हम सुने? क्या माँ का सारे शब्द वो इस्तेमाल करे, मुल्ला, मौलवी, मंगलसूत्र, गुजरा भी आ गया, लेकिन माँ से महंगाई भी है, मणिपुर भी है, ये आवाज उनके मुंह से कभी निकलती।
क्योंकि जब आप पूछते हैं कि कौन से मुद्दे हैं, संविधान तो एक बड़ा मुद्दा है, उसके साथ है महंगाई। हमारे देश में महंगाई ऐसे बढ़ गई है कि लोगों को बहुत दिक्कत है। 80% भारतवासी ने बता दिए हैं कि उनकी आय, उनकी इनकम ये 10 साल में कम हो गई। सिर्फ 20% लोग का अनुभव है कि उनका आय बढ़ गया मोदी जी की सरकार से। तो ये अनडिस्प्यूटेबल फिगर्स है। ये तो इकोनॉमिस्ट सर्वे करके दिखाते हैं कि ये हमारे देश की हालत। तो इसलिए महंगाई, जब आपकी जेब में जितने भी पैसे पहले थे उससे कम हो, आप कैसे महंगाई बर्दाश्त करेंगे? आप ये भी देखिए कि भैंस के बारे में प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलते हैं। जब से 1938 से हम आंकड़े रखने शुरू किए हैं, यहाँ हमारे सबसे वर्स्ट बेरोजगारी के फिगर्स आजकल चल रहे हैं। और आप युवाओं की हालत देखिए, 19 से 24 साल के युवाओं जो अपने प्रथम नौकरी की खोज में है, वहां 45% लोग को काम नहीं मिल रहा है। 45.4% बेरोजगारी। ग्रेजुएट्स को देखिए जो पढ़ाई करके डिग्री लेके आए हैं, उनकी हालत क्या है? 42% बेरोजगारी, 42%। तो अगर आप ये सब देखेंगे, ये है बड़े बड़े मुद्दे हमारे जनता में। और हम चाहते हैं कि लोग इसके बारे में भी सोचें कि ये चुनाव क्यों है। मतलब राम मंदिर, हिंदू हृदय सम्राट सब बोलते रहते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि सरकार का जिम्मेदारी मंदिर बनाना थोड़ी है। उनकी जिम्मेदारी है देश की भलाई, देश की जनता की भलाई के लिए काम करना। क्या आप और आपका परिवार बेहतर हुआ है सरकार के एक्शन के कारण? क्या आपको कुछ नए रोजगार मिले जो 10 साल पहले नहीं थे? क्या आपको नए अवसर मिले हैं आपको काम करने के लिए या पैसे कमाने के लिए? कोई नहीं है, कोई भी आपकी जिंदगी की स्थिति बेहतर करने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो इनको तीसरी मौका क्यों दे? और ये प्रश्न पूछने से हमें तो स्पष्ट जवाब मिल रहे हैं जनता के। ये सब बिल्कुल आप ठीक ही कह रहे हैं, किसी और को मौका देना चाहिए। अगर यूपी से प्रचार करके आए, मुझे बता रहा था कि वहां जो उन्होंने देखा है, बिल्कुल जनता के मन में ये सरकार बहुत विफल रहे हैं। ये देश के लिए जो कुछ वो लोग भाषण में बोलते हैं, जो भी वादा करते हैं, इसको पूरी तरह नहीं। शशि जी, थानेश्वर 12/24 से 1 जून को इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई है। उस दिन आखिरी चरण का मतदान भी है। उस बैठक का एजेंडा क्या होगा और किस किस प्रमुख दल को बुलाया गया उस बैठक में? मैं तो था नहीं, उस कमेटी में नहीं। जरूर साहब, एक बेसिक सवाल है कि शशि जी, I am Neha from PTI. One thing is कि एक ये जो एजेंडा, ये एक आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ऑपोजिशन ये बोल रही है कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो देश को हर साल 5 जो पीएम है वो मिलेंगे, 5 चेहरे मिलेंगे 5 साल में। एक तो ये, और दूसरा एक इंटरव्यू में पीएम हैज सेड कि अरविंद केजरीवाल एंड राहुल गांधी they have been getting support from Pakistan. So what is your reaction to that? This is the kind of statement that really makes me see red. No prime minister should be talking like this. You know, honestly, we have a manifesto. We're running on the manifesto. That's it. Nothing beyond. Number one. Number two, as far as the prime minister is talking about Pakistan is concerned, the only prime minister in the last 20 years who has been to Pakistan is actually him. He is the one who has made gestures of trust to Pakistan. When the Pathankot attack happened, who invited the Pakistani ISI and military to come and inspect Pathankot Air Force Base? Many people in our military were shocked by this. It was their government, Mr. Modi. So the naivety and trust that their government has shown has been betrayed. I agree with that. But for him to now turn around, when did Rahul Gandhi ever go to Pakistan? When has he said anything about Pakistan of this nature? In fact, I can tell you that as far as the India Gathbandhan is concerned, कि हमें किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं। हम हमारी जनता की राय चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं हम आएंगे। पाकिस्तान की जो भी कोई भी कुछ कहे, as far as we are concerned, they should mind their own business. We can look after ourselves. शशि जी, सब भाई इनके पास से वही मैसेज। ईवीएम को लेके बड़ा भ्रम फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया था ईडीआर की तरफ से, और
वहां से भी अभी कोई स्थिति ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पष्ट हुई हो। मैं विपक्ष का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है एक भ्रम फैलाने में ईवीएम को लेके। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या ईवीएम अब रिजल्ट आने को तैयार है, ईवीएम गलत रहेगी या सही रहेगी? देखिए, तो जब किसी इशू सब यूनिसी है, हमें बोलना भी जरा सा सोच के कहना पड़ेगा। मैं कोई कंटेंट ऑफ कोर्ट लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो केस और हमारे कुछ कांग्रेस के अंग थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे विषय पे, ये लोग उठाए क्योंकि जनता की मन में शक होने का कारण इलेक्शन कमीशन की एक्शन। इसको छुपा रखने की क्या जरूरत थी? इसको अलग आंकड़े कुछ दिनों के बाद दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन अपनी ही क्रेडिबिलिटी को डैमेज किए थे। लेकिन अभी आपको मालूम है कल सारे रिलीज किए, आपका पहले 5 चरण के आंकड़े रिलीज किए हैं। एक चीज तो सही है कि हर उम्मीदवार के एजेंट को ये फॉर्म 17 से उसी दिन दे देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर घर जाने के पहले इसको भर के दस्तखत करके देना चाहिए। लेकिन अगर मुझे पता नहीं भूपेश के इलाके में कितने बूथ हैं, मेरे में तो 1300 से ज्यादा। ये सब एक एजेंट को कलेक्ट करके, मतलब एक उम्मीदवार को कलेक्ट करके 1300 इलाके से कलेक्ट करके एडअप करने के अलावा जब इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स के आंकड़े डायरेक्टली मिलते हैं, उनके ऐप है, उनको तुरंत कैलकुलेशन करके उसी दिन दे सकते हैं, तो ऐसे दिनों को छुपा के रखना क्योंकि मुझे मालूम है अपनी ही क्रेडिबिलिटी को जाएगा। दूसरी बात यह है कि शक जो कि लोग कह रहे हैं, बाद में अगर कोई तकलीफ है, कोई सबूत निकले कि कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, हम तो उसको उठा लेंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम पूरा विश्वास से जाके वोट करें, क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक हक है। और आपको ये ईवीएम से डर के ना जाना बिल्कुल बड़ी गलती है। जाइए, वोट कीजिए, आपकी राय बताइए लोगों को कि आप चाहते हैं बदलाव इस सरकार के लिए। मेरे ख्याल में जनता जनार्दन कहते हैं ना, अंत में कोई मशीन जनता की इच्छा को ऐसे बदल नहीं सकती। Rajniti side, Prime Minister has made a comment today in one of the interviews that दिल्ली में हम हैं साथ-साथ और पंजाब में हम हैं कौन? On EDF block. And second question is, they have termed the AAP government in Punjab as a urban Naxalite. This is a dangerous trend, which the Prime Minister says. So your comments. I will agree with you entirely that some of these things the Prime Minister says are actually dangerous for the country. We've seen the irresponsibility of the BJP in talking about farmers from Punjab's studies. We have seen this kind of language being used that divides the country. And an urban Naxal is a kind of invention of the BJP. There are no urban Naxals. There has been Naxalite violence in some tribal areas, including in Bhubaneswar state and a few places like that. There has been no urban Maoism in this country or Naxalism in this country. Why this kind of abuse is being applied to people is in an effort to delegitimize dissent. That is, in a democracy, we all have the right to challenge and criticize the government. But if every time you criticize the government, you're accused of being anti-national, that means your criticism is no longer legitimate. You're anti-Hindu, you're anti-national. What kind of talk is this? The Prime Minister really has to be a little more restrained because he's the Prime Minister of all Indians. And he occupies a position that all of us would like to respect. Now, finally, on Delhi and Punjab, let me say it was very clear to us from the very beginning of the India Alliance that the alliance was going to work on a state-by-state basis. Because in our country, we are a big country. And each state has its own political history and its own political character. I'll give you a different example in my own state of Kerala. For 55 years, communists and us have been opposing each other. Every 5 years, there's been alternation of governments until the last election. And it would be inconceivable for the Congress party in Kerala to think of cooperating in Kerala with the communist parties. But right next door to us in Tamil Nadu, the CPI, the CPM, our own ally, the Muslim League, the Congress and the DMK are all together. There is no dispute, no problem. We've been together before, we are together again this time, and we'll be together in the future. So there is no contradiction. In Delhi, Aam Aadmi Party and us have made common cause. In Punjab, we do not agree. That is perfectly just like Kerala and Tamil Nadu. It's entirely possible. And I would say to the Prime Minister, this is the reality of our country. Learn to appreciate our diversity, which also extends to our politics.
मेरा बेसिक सवाल था कि पंडित नेहरू की विचारधारा सही है, देश का बड़ा स्थापना की, लेकिन इसके बाद वही पंडित नेहरू की पार्टी कांग्रेस लगातार हारती क्यों गई? लगातार हारती क्यों? देखिए, आपको पता है कि जब हमारे देश में युवाओं की मेजॉरिटी है, नेहरू जी के जाने के बाद 60 साल हो चुके हैं, क्योंकि 60 साल से उनके पर्सन को यादें नहीं, जो उनके बारे में पढ़ते हैं समझते हैं, उनके बारे में मेरे ख्याल में नेहरू जी की आइडियोलॉजी में कोई हार नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें स्थापित की हमारे देश में जो अभी भी हम कोई युवा IIT जाते हैं, IIM जाते हैं, कौन दिया? नेहरू जी। अरे आप चंडीगढ़ में रहते हैं, किसका संकल्प था ये चंडीगढ़ शहर बना? नेहरू जी का। ये शहर आज इनका संभालना है हमारे देश में। आप देखिए कि नेहरू जी जितनी सारी चीजें किए हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन याद नहीं कि नेहरू जी ने किया। और शायद अगर हमारे तरफ से हमारे लोग बार बार रिपीट करते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, तो कहते हैं अरे आप तो अभी पास्ट में रहते हैं, इतिहास में बोल रहे हैं आप। अरे मैं लोगों को बोलता हूँ, हम इतिहास नहीं बोल रहे हैं, इतिहास बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2014 से 24 तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। वो औरंगजेब के बारे में बोलना पसंद करता है, 1984 या 1947, या आप भविष्य के बारे में पूछिए कि कल आप क्या करेंगे सत्य पे आएंगे, तो 2047 की उसके बारे में बोल रहे हैं कि अमृतकाल आएगा, क्योंकि उनकी रियलिटी, उनकी प्रोफाइल, क्योंकि उनको आगे के इतिहास से आने वाले भविष्य के बारे में बोलना पसंद करते हैं। हम आज के बारे में बोलते हैं, जो हम आज के हमारे अनुभव है, ये नेहरू जी की लेगेसी। जो आज हमारे अगर डेमोक्रेसी चल रही है अच्छी तरह से, मेरे ख्याल में ये सरकार अनफॉर्चुनेटली इस डेमोक्रेसी को बहुत बहुत बर्बाद किया है, लेकिन डेमोक्रेसी है हमारे देश में क्योंकि नेहरू जी ने इसको साथ आराम से कुछ और तरीके से बिहेव कर सकता था, लेकिन नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाए हमारे देश में। और अगर हमारे ये बड़े बड़े स्थापन है जैसे IIT, इसरो, हमारे रॉकेट सैटेलाइट से, ये सब तो नेहरू जी ने भी लेके आए। उनका विजन था कि हम गरीब देश सोच के हमें ये आकाश के बारे में नहीं सोचना, वो भी ठीक नहीं है। जो भी हमारे साइंटिस्ट कामयाब है करने के लिए, करने का मौका देना चाहिए, ये भी अपना नेहरू जी। तो आप देखिए कि आज के जो भारत है उसको बनाने में इतना बड़े योगदान था नेहरू जी का कि मोदी जी को उनको अटैक करने में मैं समझ नहीं क्यों कर रहा था, क्योंकि हर रोज हर चीज नेहरू जी को रखेंगे तो जो अच्छा उन्होंने किया वो लोग शायद भूल जाएंगे, उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ 62 के युद्ध की विफलता वगैरह वो सब चीजें नेहरू जी के खिलाफ है। मैं आपसे अंत ये नहीं कहूँगा कि हम चाहते हैं कि ये सरकार नेहरू जी की स्पिरिट लेके उनके जो डेमोक्रेसी में जो विश्वास था उसको आगे बढ़ाए, लेकिन हम भी कल के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम कभी नहीं कहते कि भारत इंडिया शुड लिव इन द पास्ट, ये नहीं हमारा सोच, लेकिन पास्ट से जो अच्छे मिले उसको सेफगार्ड करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। Amal, picture from Times Now. Yesterday, Amit Shah in a rally in Punjab said that Punjab is an ATM for Aam Aadmi Party. What is the stake of the Congress on that? Just because Congress in Punjab is fighting against Aam Aadmi Party. So how do you think about this statement? Look, I think we have our own issues with the Aam Aadmi Party. I will leave it to our party spokespeople in Punjab to address that. But I don't think that it's my job to echo anything that is Amit Shah said. So I'll pass on that. Thanks. सर आपके मोदी कहते हैं कि जो इस वक्त मेजॉरिटी में है और पीछे आपके और एक और आरोप लगाया है कि संविधान आप बोलना चाहते हो। बिल्कुल नहीं, जो भी, और देखिए पहली बात यह है कि ये चुनाव लोकसभा के लिए है, नेशनल पॉलिटिक्स की बात है, और वहाँ तो ऐसे प्रपोजल है ही नहीं, और हमारी तरफ से कुछ आए नहीं। हमारे मैनिफेस्टो पर देखिए, आप कोई भी समुदाय का नाम नहीं लिखेंगे, रिजर्वेशन तो छूना नहीं चाहते। कुछ राज्यों में उनकी पॉलिसीज के और उनके लॉज के अनुसार ये सही है कि कुछ राज्यों में ओबीसी स्टेटस में, मतलब जो ओबीसी के आरक्षण है उनके भीतर कुछ मुस्लिम समुदाय को जगह दी।
तमिलनाडु, केरला, मेरे ख्याल में अंत में जो आज ये सब विवाद चल रहा है इस बात के कारण अंत में तो अदालत से तय करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो कहा है उस विषय पे तो आपको बताया कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का अपील भी की। तो ये प्रिंसिपल कि आरक्षण के कैसे चलना है, मेरे ख्याल में इस विषय पे अदालत की तय है। लेकिन हमारे तरफ से एक राजनीतिक नारा नहीं है कि हम कोई भी मजहब के लिए या कोई भी ऐसे रिलीजियस बेस्ड रेजर्वेशन ले आए, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं मानता है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर एक हमारे देश में गरीबों को मदद करना है और कोई गरीब परिवार मुसलमान भी होते हैं तो क्यों नहीं उनको भी मदद करना, इस किस्म की बात हम कर रहे हैं। समझ गए, हम कोई भी कभी भी नहीं कहा है कि we take community and give reservation. We have said that when we give our resources of the government to those who are weak, poor, underprivileged, marginalized, we should be neutral about what religion they belong to. If they are Muslim, if they are Christian, we should get the same help as them. पीएम कहते हैं कि एक मजबूत सरकार के लिए वोट दो, फुल मेजॉरिटी सरकार के लिए वोट दो, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट्स जो हैं दे हैव नॉट बीन गुड फॉर द पीपल। सो हाउ डू यू सी, अगर ये देखिए मजबूत सरकार क्या होती है, मजबूत सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के लिए काम कर सके। और हमारा देश के अनुभव यह है कि कोलिशन सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड इस देश में बहुत अच्छा। अब 1991 से 2011 से हमारे सबसे बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था की हालत इतनी अच्छी कभी भी नहीं हुई और पूरे टाइम पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट है हमारे पास नहीं। नरसिम्हा राव जी का माइनॉरिटी गवर्नमेंट था, बाकी सारे कोलिशन गवर्नमेंट, और ये कोलिशन गवर्नमेंट्स के रिजल्ट्स हमारे देश के लिए किए, देश के लोग संतुष्ट है, क्योंकि उसके बाद जो मोदी जी ने हमें दे दिया बहुत बुरी बात है। हमारे अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय पे साधारण आम आदमी की हालत को बुरा कर दिया है, लेकिन जो 20 साल अच्छा किया ये सारे हमारे कोलिशन गवर्नमेंट्स कर। तो मैं कहूंगा कि मजबूती आप समझेंगे तो मैं कहूंगा कि ये कोलिशन गवर्नमेंट अच्छा है करता है। Sir, I'm Anisha. शशि जी, सर जाओ माइक बोलो उसके तो बीच में तो चलता रहेगा। नहीं देखिए, हम तो एक कोलिशन, जैसे मैंने कहा कि केरल में हम कांग्रेस के खिलाफ भी रहेंगे और दिल्ली में हम एक साथ इंडिया अलायंस में रहेंगे। मैं इसको बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं देखता। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में मैं जो समझा कि ये सरकार जो बनेगी ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारी पार्टी का नाम तो बदलने वाला नहीं है। हमारे तो 150 साल का 150 साल का नाम 140 साल का नाम ये सब बदलने वाला। Sir, I'm Anisha from Hindustan Times. Yeah. So, are you in Your favor? mic is not working for some reason. Sir, are you in favor of an investigation done into Kejriwal receiving funds from Pannu? Pannu has himself announced that he has funded Kejriwal. Look, on all these matters, I am going to tread a little warily because I am a little unsighted. I was not aware of this. I will say, however, that as far as we are concerned, we have never been against investigating any potential wrongdoing. What we said about Mr. Kejriwal very simply was that it is wrong for the government in the middle of an investigation that has gone on for more than 2 years to arrest him just when he is about to campaign in the election. That we felt was wrong because in our democracy, political leaders, he's leader not only of he's not only Chief Minister of Delhi, he's also leader of a national political party. Everyone should be free to do their campaigning. If there were any grounds to proceed further with the investigation, that should have been issued after the 1st of June. That is exactly what the Supreme Court has also said. So we are not saying don't investigate. If there's anything that needs to be investigated, justice can always take its course, but do not interfere with the democracy of our country by impeding the ability of someone to contest in elections and participate. थरूर साहब एक सवाल है कि थर-थर कांप रहा है चीन। थरूर साहब से ये जानना चाह रहा है कि चीन थर-थर कांप रहा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन जो है हमारे कब्जाई हुई है चीन में। देखिए, चीन के विषय में भी हो चुका एक बार डिप्लोमा। हमारे करीब 45 साल
का समझौता था चाइना के साथ कि हमारे बॉर्डर, हमारा सीमा डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम बिना तर्क से दोनों साइड पेट्रोल कर पाएंगे। चाइनीज आर्मी एक दिन आते थे, इंडियन आर्मी वही जाते थे। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।